हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नर्सिंग एसेंशियल्स। तो आज है हमारा डे 75 चैलेंज का डे 8। तो डे 8 का आज हमारा टॉपिक है लिवर सायरोसिस। तो लिवर सायरोसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो लिवर सायरोसिस की जो डेफिनेशन होती है वो होती है लिवर सायरोसिस इज अ क्रॉनिक डिजीज इन विच देयर हैज़ बीन डिफ्यूज डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोटिक रीजनरेशन ऑफ हेपेटिक सेल्स। जो लीवर सायरोसिस एक क्रॉनिक डिजीज़ है। लीवर सायरोसिस के अंदर होता क्या है, जो लीवर की जो सेल्स होती है वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है और वो चेंज हो जाती है किसमें, फाइब्रोटिक टिश्यू में। तो ये तो होता है हमारा लीवर सायरोसिस का डेफिनेशन। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एज अ नेक्रोटिक टिश्यू इज़ रिप्लेस्ड बाय द फाइब्रोटिक टिश्यू। जो लीवर के नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं, जो टिश्यू ख़राब हो चुके हैं, जो टूट चुके हैं लीवर के, वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे, फाइब्रोटिक टिश्यू से। नॉर्मल लीवर स्ट्रक्चर एंड वस्कुलरिटी इज अल्टर। जो नॉर्मल लीवर का जो स्ट्रक्चर होता है और जो उसकी वस्कुलरिटी होती है वो एब नॉर्मल हो जाती है, अल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है। इम्पेयर्ड ब्लड एंड लिम्फ नोड फ्लो, और जो उसका ब्लड फ्लो है लिम्फ फ्लो का वो भी क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। नेक्स्ट अगर इस पॉइंट की बात करें तो इट इज़ रिजल्ट इन हेपेटिक इंसफिशियंसी एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। जो लीवर सायरोसिस है उसके कारण क्या हो जाता है, उसका रिजल्ट क्या रहता है, हेपेटिक इनसफिशिएंसी होती है, मतलब कि लीवर फेलियर हो सकता है। एंड पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हम पोर्टल हाइपरटेंशन की बात करें तो पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब होता है जो पोर्टल वेन होती है उसके अंदर स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। स्कार फॉर्मेशन अगर पोर्टल वेन के अंदर हो जाती है तो उससे क्या होता है, जो अंदर फ्लो होता है वो जो ट्यूब है वो नैरो हो जाएगी। अगर स्कार फॉर्मेशन होगी तो ट्यूब क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी तो उसमें फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्लो कम होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये थे हमारी पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन और एक दो पॉइंट्स लिवर सायरोसिस के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिवर सायरोसिस की क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन जो लिवर सायरोसिस की वो 4 तरह की होती है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है अल्कोहलिक, नंबर 2 इज़ पोस्ट नेक्रोटिक, एंड थर्ड वन इज़ बाइलेरी, एंड फोर्थ वन इज़ कार्डिक। तो ये चारों मेन क्लासिफिकेशंस है किसकी, लिवर सायरोसिस की। तो हम एक एक करके सारे चारों के चारों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं डिस्कस अल्कोहलिक सिरोसिस। जो अल्कोहलिक सिरोसिस होता है उसका अंदर पहले ही अगर हम नोट देखें तो वो होता है माइक्रोनोडुलर। जो अभी अल्कोहलिक सिरोसिस का जो पेशेंट होता है उसके लीवर के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल फॉर्म होते हैं। एंड पोर्टल सिरोसिस, इसे हम पोर्टल सिरोसिस भी बोल देते हैं क्योंकि इसके अंदर जो पोर्टल वेन होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है। नेक्स्ट अगर हम इसके पॉइंट की बात करें तो मैंस आर मोर लाइकली टू हैव अल्कोहलिक सिरोसिस। जो मेल होते हैं, मैंस होते हैं, उनको ज़्यादा अल्कोहलिक सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। फाइब्रोसिस अकर मैनी अराउंड सेंट्रल वेन्स एंड पोर्टल वेन्स। ये जो फाइब्रोसिस होते हैं मेनली कहाँ पे होते हैं, सेंट्रल वेन एंड पोर्टल वेन, जिसकी अपन पीछे बात करी पोर्टल सिरोसिस। मतलब कि इसका यही है कि भाई ये जो अल्कोहलिक सिरोसिस होते हैं मेनली सेंट्रल वेन्स और पोर्टल वेन्स के अराउंड ही होता है। नेक्स्ट इस पॉइंट की बात करते हैं तो इट इज़ एसोसिएटेड विद क्रोनिक अल्कोहलिक अब्यूज़। जो पेशेंट अल्कोहल का अब्यूज़ करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो उसे ये होने के सबसे ज़्यादा चांस है अल्कोहलिक सिरोसिस। उस पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा चांस यही होते हैं कि उसको अल्कोहल सिरोसिस होगा ही। अदरवाइज़ ये हर किसी पेशेंट के अंदर नहीं होता। जो मेनली अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, उन्हीं को ये अल्कोहलिक सिरोसिस होने के चांस होते हैं। तो ये थे हमारे अल्कोहलिक सिरोसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा आ जाता है पोस्ट नेक्रोटिक। पोस्ट नेक्रोटिक की अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट नेक्रोटिक होता क्या है, ये होता है मैक्रोनोडुलर। जो हमारा अल्कोहलिक सिरोसिस था उसमें क्या था, माइक्रोनोडुलर थे, उनमें छोटे छोटे नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन पोस्ट नेक्रोटिक के अंदर क्या होता है, मैक्रोनोडुलर हो जाते हैं। जो नोड्यूल फॉर्मेशन होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। सिरोसिस टॉक्सिन इंड्यूस सिरोसिस। जो सिरोसिस होते हैं टॉक्सिन होते हैं, सिरोसिस के जो टॉक्सिन होते हैं वो इंड्यूस क्या करवाते हैं, सिरोसिस। तो मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड फॉर्म, ये सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ल्ड वाइड फॉर्म है। एंड रेड बैंड्स ऑफ स्कार टिश्यू, इसके अंदर क्या होता है, स्कार टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड कोज्ड बाय द पोस्ट एक्यूट वायरल बी सी हेपेटाइटिस। ये किसकी वजह से होता है, वायरल हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन किस में है, वुमेंस में। तो ये था हमारा पोस्ट नेक्रोटिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड वन की तो वो है हमारा बाइलेरी सिरोसिस। बाइलेरी सिरोसिस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, स्कारिंग अराउंड बाइल डक्ट्स एंड लोब्यूल ऑफ द लीवर। जो स्कार फॉर्मेशन हो जाती है किसमें, बाइल डक्ट, अराउंड द बाइल डक्ट एंड लोब्यूल ऑफ द लीवर। तो इससे क्या होता है, इट रिजल्ट फ्रॉम क्रोनिक बाइलेरी इंजरी एंड द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलेरी सिस्टम। तो इसके रिजल्ट में जब बाइलेरी सिरोसिस हो जाता है तो उसके क्या होता है, जो क्रोनिक बाइलेरी इंजरी हो जाती है, या तो इंजरी हो जाती है या फिर क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है किसमें, हेपेटिक
बाइलरी सिस्टम में। और इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस एंड कोलोनजाइटिस आर बाइलरी कोज ऑफ सिरोसिस। जो प्राइमरी बाइलरी जो को सिरोसिस होता है और कोलोनजाइटिस होता है, कोलोन की इन्फ्लामेशन, वो क्या करता है, कोज करते हैं क्या, सिरोसिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ वन की, तो वो है हमारा कार्डियोजेनिक सिरोसिस। कार्डियोजेनिक सिरोसिस क्या होता है, ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। इट इज़ अ क्रोनिक लीवर डिजीज एसोसिएटेड विद अ लॉन्ग टर्म सीवियर राइट हेड साइड हार्ट फेलियर। जिस पेशेंट के अंदर राइट साइड हार्ट फेलियर है बहुत लंबे समय से, उस पेशेंट के अंदर ये कार्डियोजेनिक सिरोसिस होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, बट ये बहुत रेयरली देखा जाता है। इट इज़ कॉज्ड बाय द एवी वॉल्व डिजीज़। इसे हम एवी वॉल्व डिसीज़ भी बोल देते हैं, और इससे पेरिकार्डिटिस भी हो सकता है। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन चारों तरह की। सबसे पहले हमने की इसके अंदर अल्कोहलिक, नेक्स्ट वन थी इसके अंदर पोस्ट नेक्रोटिक, एंड नेक्स्ट इज बाइलेरी सिरोसिस, एंड फिर थी हमारी कार्डियोजेनिक सिरोसिस। तो ये तो होगी हमारी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की, तो रिस्क फैक्टर इसमें क्या क्या हो सकते हैं सिरोसिस के अंदर। तो सिरोसिस के अंदर रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा रिस्क फैक्टर आया था क्रोनिक वायरल इन्फेक्शन ऑफ द लीवर, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी। कोई भी क्रोनिक वायरल इन्फेक्शन है उसके कारण हमें सिरोसिस हो सकता है, या किसी भी को भी हो सकता है। नेक्स्ट वन अगर बात करें तो फैटी लीवर एसोसिएटेड विद ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। कोई भी पेशेंट के अंदर जिनके अंदर फैटी एसिड है, फैटी लीवर है और ओबेसिटी है या फिर डायबिटीज़ है, उनको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है क्या, सिरोसिस होने के। नेक्स्ट वन बात करें अल्कोहल अब्यूज़। अल्कोहल अब्यूज़ जो भी पेशेंट, जो भी पर्सन अल्कोहल अब्यूज़ करता है एक्सेस के अंदर, तो उसके अंदर भी सिरोसिस होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये कर लिए हमने डिस्कस सारे रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो सिरोसिस की पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर। किसी भी एटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण, कोई भी कारण अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, डिफ्यूज डिस्ट्रक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ लीवर सेल्स। जो नॉर्मल सेल्स होती है उसकी डिस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है और रीजनरेशन होने स्टार्ट हो जाती है लीवर सेल्स की। नेक्स्ट क्या होता है, फॉर्मेशन होता है फाइब्रस टिश्यू। जो डिस्ट्रक्शन हुई है वहाँ पे क्या होगा, फाइब्रस टिश्यू की फॉर्मेशन होगी। डिस्ट्रॉय लीवर सेल्स आर रिप्लेस ग्रेजुअली बाय स्कारिंग टिश्यू। जो लीवर सेल्स है वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे बाय किससे, स्कारिंग टिश्यू से। नेक्रोटिक टिश्यू यील्ड फाइब्रोसिस सिरोसिस डैमेज लीवर टिश्यू। इसमें वही सारी चीज़ डिस्कस की गई है कि जो लीवर सेल्स है वो रिप्लेस हो जाएंगे किसके, स्कारिंग टिश्यू से। नेक्रोटिक टिश्यू क्या हो जाएंगे, फाइब्रस सिरोसिस कोज कर देंगे, डैमेज कर देंगे लीवर टिश्यूज़ को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस पॉइंट में, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो एंड द बाइल। अब अगर सिरोसिस के जो भी लीवर है उसके अंदर स्कार फॉर्मेशन हो गई है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो में दिक्कत आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। तो ब्लड फ्लो, लिम्फ और बाइल फ्लो के अंदर सब में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। फिर क्या होता है, हेपेटिक इनसफिशिएंसी हो जाएगी। हेपेटिक इनसफिशिएंसी होता क्या, जिसे हम बोल देते हैं लीवर फेलियर। तो ये थी हमारी सारी पैथोफिजियोलॉजी, जिसके अंदर है कि जो सिरोसिस है वो कोज कैसे कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, उसके बारे में सारा हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लीवर डैमेज। अब जो लीवर है वो डैमेज होता है, उसकी स्टेजेस की बात करें तो मेनली 4 ही स्टेजेस होती हैं लीवर डैमेज की। सबसे पहले बात आ जाती है हमारी हेल्थी लीवर। ये तो है हेल्थी लीवर फर्स्ट स्टेज पे। अगर नेक्स्ट स्टेज 2 की बात करें तो उसमें हो जाता है हमारा लीवर, किसी भी पेशेंट का लीवर अगर फैटी लीवर है तो वो सेकंड स्टेज लीवर डैमेज के अंदर आ जाता है। और सेकंड स्टेज लीवर डैमेज के अंदर होता क्या है, जो फैट होती है वो डिपॉजिट हो जाती है किस पे, लीवर पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीवर फाइब्रोसिस की, लीवर फाइब्रोसिस में क्या होता है, स्कार फॉर्मेशन हो जाती है लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा। तो ये आ गई हमारी स्टेज 3। अगर स्टेज 3 की बात करें तो होता है लीवर फाइब्रोसिस। और स्टेज 4 जो जिसे हम कहते हैं सिरोसिस, उसके अंदर तो बस वही बात है कि भाई लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा स्कार फॉर्मेशन हो जाती है और वो अनेबल हो जाता है कोई भी वर्क करने के लिए। तो वो हमारी प्रॉपर क्या हो जाता है, सिरोसिस, लीवर की सिरोसिस हो जाती है। तो ये 4 स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो ये हमने डिस्कस कर ली स्टेजेस ऑफ लीवर डैमेज। 4 तरह की स्टेजेस है, जिसमें सबसे पहले हेल्थी लीवर होता है, फिर फैटी लीवर हो जाता है, फिर लीवर फाइब्रोसिस हो जाती है, देन क्या हो जाता है, सिरोसिस हो जाती है। तो ये हमने कर लिया डिस्कस स्टेजेस एंड पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या साइन एंड सिम्टम है कि सिरोसिस, लीवर सिरोसिस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन्डिस, नेक्स्ट असाइटस, फिर पेरिफेरल एडिमा या स्किन लेजन्स या हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। हेपेटिक एनसेफेलोपैथी के अंदर ऐसा है कि अगर मान लो स्कार फॉर्मेशन हो गई है तो अंदर फ्लूइड में ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, तो फ्लूइड क्या होगा, ओवरफ्लो होगा और ब्रेन में ही जाना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होता है, इंसेफेलोपैथी हो जाती है। नेक्स्ट वन आया था हमारा एनारोक्सिया।
फिर आया था हमारा नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड गैस्ट्राइटिस। ये तो सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसके, लीवर सिरोसिस के। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन, कौन कौन से हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं किसके अंदर, लीवर सिरोसिस के अंदर। सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करना होता है, फिर उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करो, फिर उसके एंजाइम टेस्ट होता है, जो लीवर एंजाइम टेस्ट होता है वो करवाओ, फिर बिलिरुबिन टेस्ट हो गया या फिर लीवर का अल्ट्रासाउंड कराओ, या लीवर की बायोप्सी होगी, सीबीसी हो गया, या फिर सीटी स्कैन। ये सारे क्या है, डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन है किसके, लीवर सिरोसिस के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन, जो लीवर सिरोसिस होते हैं उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सबसे पहले आ जाता है हाइपोन्यूट्रीमिया एंड वाटर रिटेंशन। या तो हाइपोन्यूट्रीमिया हो जाएगा या फिर वाटर क्या हो जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा। ये सबसे पहले अपनी कॉम्प्लिकेशन है, मेन कॉम्प्लिकेशन है लीवर सिरोसिस की। नेक्स्ट बात करें हम ब्लीडिंग ईसोफेगल वेरिसेस। ईसोफेगल वेरिसेस क्या होता है, जो ईसोफेगस होती है पेशेंट की, उसके अंदर वेरिसेस हो जाएंगे, छोटे छोटे लीजन से फॉर्म हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं, और ब्लीडिंग होगी और जिससे क्या होता है, ब्लड वोमिटिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट होता है इसमें कोआगुलोपैथी एंड नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस एंड हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। तो ये तो सारी थी कॉम्प्लिकेशन किसकी, लीवर सिरोसिस की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया लीवर सिरोसिस को। लीवर सिरोसिस में हमने सबसे पहले की उसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसके हमने की क्लासिफिकेशन को हमने डीपली स्टडी किया, एंड उसके बाद हमने पढ़े हमने सारे रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो फिर हमने करी पैथोफिजियोलॉजी, फिर हमने की स्टेजेस ऑफ लीवर डैमेज, एंड नेक्स्ट हमने किया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर हमने की डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, फिर हमने की कॉम्प्लिकेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको हमेशा की तरह 5 क्वेश्चंस भी दूंगा। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है, समझी है, तो आपके 5 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होंगे। और वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे हमारा साथ देते रहें। तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। तो जय श्री राम, जय महाकाल।